Hello students, today we will discuss about osmosis and plasmolysis. Student, in last video we have discussed about diffusion and permeability of the membrane. हमने लास्ट वीडियो में जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी permeability और diffusion को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एज वेल एज नीट एंड 12th बायोलॉजी. नीट और 12th जो बायोलॉजी है आरबीसी सीबीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑस्मोसिस. तो स्टूडेंट हमारा पहला जो पॉइंट है वो है ऑस्मोसिस. इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे. ऑस्मोसिस मीन प्रासरण और डिफ्यूजन का मीन हम लोग पढ़ चुके हैं. डिफ्यूजन मीन इज विसरण. और हम लोग उसमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विसरण या डिफ्यूजन. हमने बोला था द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंस यानी द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेट टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेट. ओके, लेकिन ऑस्मोसिस की बात हम लोग करने जा रहे हैं. ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है. अगर बात हम लोग करें, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ये एक प्रकार का अगर बात हम करें तो ये डिफ्यूजन विसरण ही है. बट ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट. मैं इस वीडियो में आपको सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा. और वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यानी सबसे ज्यादा अगर एक अच्छा जो विलायक है सॉल्वेंट है वो हम लोग किसको मानते हैं? वाटर को मानते हैं. तो ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन higher concentrate to the region lower concentrate. ओके, इसको इजी वे हम समझ सकते हैं. कंसंट्रेट across to semi parambal membrane. अब इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि जल के विलायक के अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य यानी सेमी या सेलेक्टिवली अर्धपारगम्य या चयनात्मक झिल्ली में से विसरण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरण कह सकते हैं. तो प्रासरण की डेफिनेशंस आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं. ओके, तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को हम लोग दो बार बोल चुके स्टूडेंट. अब हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं. अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात हम करें तो इसको इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप of diffusion of solvent molecules. Okay students, across to semi parambal membrane. ओके स्टूडेंट, यानी जल के या विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली में से जाने के प्रक्रम या प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑस्मोसिस कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट, अब ऑस्मोसिस को हम लोग समझे. हम लोग बात यूं कर सकते हैं, हमने लास्ट में डिस्कस किया था सर ऑस्मोसिस डिवाइडेड टू टाइप्स. इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये टू टाइप. फर्स्ट इज एंडो ऑस्मोसिस और सेकंड वन इज एक्सो ऑस्मोसिस. मीन्स अंतःप्रासरण और मीन बहिप्रासरण. ओके स्टूडेंट, अंतःप्रासरण एंड बहिप्रासरण इसको हम लोग समझ सकते हैं. लेकिन इसमें एक स्पेशल अगर हम लोग बात हम कर सकते हैं कि प्रासरण की जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एक्चुअली सेल में ही होगा. और ये कब होगा?
जब एक सेल या यूं कह सकते हैं एक सॉल्वेंट को और एक सॉल्यूशन को व्हेन वी सेपरेट विद द सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन, जब हम लोग एक सॉल्यूशन को और एक सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को जो हम लोग एक सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो जो सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे अक्रॉस टू सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस। तो एंडो और एक्सोस्मोसिस को हम प्रोसेस की बात हम कर सकते हैं। ये क्या होगा, एक सिंपली मैं आपको एक जनरली डायग्राम बना के समझा रहा हूं। सर इट इज ए सेल, विन टाइप के सेल, ये एक सेल में लेते हैं और इट इज ए वैक्यूल्स, या सेल वैक्यूल, और इट इज ए सेल ऑर्गेनेल्स। अब जनरली क्या होगा, एंडोस्मोसिस, एंडो मींस आप समझिए एंडो वर्ड की अगर बात हम कर सकते हैं वी हम लोग इसका इन, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि when a cell dipped into हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोग बता दूंगा आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि जब हम लोग किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर बात हुई सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कैप्ट करते हैं, कैप्ट बोल सकते हैं, डिप्ट बोल सकते हैं, पुट बोल सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग किसी एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, आप लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूट मीन आप जानते हैं, डाइल्यूट मीन होता है तनु। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम एक सेल को रखते हैं तो वाटर यू कह सकते हैं कि ड्यू टू एंडोस्मोसिस भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्ड इन द सेल, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और वो कहां से होंगे, आउटसाइड से होंगे। और ये भी मैंने बता दिया कि जब भी कभी ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तो सर ये एक सेल है और इस सेल को हम लोगों ने एक सॉल्यूशन में रखा है, और ये हम लोगों ने एक कह सकते हैं बीकर है, और इस बीकर की बात हम कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्योर वाटर भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्योर वाटर मान लीजिए, या प्योर वाटर नहीं मानते हो, डाइल्यूट सॉल्यूट, और डाइल्यूट मींस होता है पतला, जिसमें सॉल्वेंट जो सब्सटेंस होता है वो सोल्यूट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लोग जब एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या वाटर में जब एक सेल को हम लोग क्या करते हैं, डिप्ट करते हैं, डुबोते हैं या रखते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो बीकर के जो वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, एंटर इन द सेल अक्रॉस सेमी पेरेबल। ये जो सेमी पेरेबल जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसके अंदर प्रवेश करेंगे। आप समझ सकते हैं, ये तो यहां से नहीं हो क्योंकि आप देखते नहीं है, तो ये इस प्रकार। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं, इट इज प्रोसेस कॉल्ड एंडोस्मोसिस, या सिंपल यू कह सकते हैं कि जल के अणुओं का, यू कह सकते हैं बाह्य विलयन से या बाह्य जल के अणुओं का कोशिका झिल्ली से गमन की या विसरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस। तो सर इट इज ए प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्ड इन द सेल अक्रॉस टू सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू, या इसी प्रोसेस की वजह से इट इज प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, एंड सेल बिकम फ्लैसिड, यानी सेल जो होगी, यानी एक्चुअली क्या होगी, सेल क्या होगी, एक्चुअली जो सेल होगी वो क्या होगी, फ्लैसिड, यानी फैलेगी, यानी और स्वेल करेगी, क्योंकि जैसे वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली सेल के कहां पर एंटर करेंगे, सर वैक्यूल्स में। और वैक्यूल सेल के अंदर हम जहां से प्लांट सेल की बात हम करें तो वैक्यूल्स इसका एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो सेल का जो सेप होता है, सेल के अंदर जो सेप होता है, जो रस होता है, वो क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल बिकम फ्लैसिड, और सेल जब फ्लैसिड होगी तो इसमें सेल जो मेम्ब्रेन्स होगी उसके अंदर एक विशेष प्रकार के प्रेशर फॉर्म होगा, उस प्रेशर को बोलते हैं, जिसे हमारी भाषा में कह सकते हैं, जो जनरली हम लोग कह सकते हैं टर्जर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर भी कह सकते हैं। तो सेल सॉरी एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया, फ्लैसिड नहीं होगी, सेल क्या होगी, स्वेल करेगी, तो इट इज प्रोसेस एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, सिंपल बात है कि जब एक सेल को, यानी जनरली यू कह सकते हैं, अगर इस सेल, ये सर इट इज अ सेल, और इस सेल के अंदर से अगर यू कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर की ओर जब मूवमेंट करते हैं या बाहर निकलते हैं, तो सेल जो होगी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी श्रिंकेड, यानी सेल्स स्टार्ट श्रिंक, यानी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या होते हैं, एक्सोस्मोसिस, यानी व्हेन ए सेल डिप्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके सर, हाइपरटोनिक बोल रहे हैं या फिर बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे,
या फिर यू का शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेल में से बाहर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिससे सेल क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, सेल बिकम फ्लैसिड, यानी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होगी, फ्लैसिड होगी। इसमें सेल क्या होगी, टर्जिट होगी। ये मैंने एक टर्म गलत बोल दिया, टर्जिट होगी, और इसमें सेल क्या होगी, फ्लैसिड होगी। इट इज प्रोसेस एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर आते हैं, सॉरी अंदर प्रवेश करते हैं, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाहर के मूवमेंट करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल मेम्ब्रेन को अप्रोच करके ही बाहर या अंदर की साइड या सेल में एंटर या फिर क्या आउटसाइड यू कैन डिफ्यूज होता है। इसी प्रोसेस को एंडो और एक्सोऑस्मोसिस हम लोग कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी बुक के माध्यम से इसमें आपको दे रखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है, एक टिश्यू फनल जो एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस का जो एग्जांपल हम लोग हम लोग बात करें तो कॉमन सी बात यूं कर सकते हैं कि जब हम लोग यूं कह सकते हैं जो किशमिश होती है, जो रेजिन्स होती है, उसको अगर हम लोग यूं कर सकते हैं कि पानी में रखते हैं तो वो क्या होती है, जो किशमिश होती है वो क्या हो जाती है, फूल मुनक्का है किशमिश, वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। इट इज एग्जांपल ऑफ द एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग वाटर या यू कर सकते हैं कि बीकर के अंदर या प्लेट में वाटर भरते हैं, उसके अंदर एक सेल को या सेल बोल सकते हैं, या फिर हमारे पास को ड्राई फ्रूट्स के रूप में हम लोग किशमिश को डुबोते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट दे ये जो आपकी जो रीजंस है या जो किशमिश है मुनक्का भी क्या हो जाते हैं, दे बिकम स्वेल या फ्लैशिड हो जाता है, सॉरी यानी टर्जिट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो सर इट इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंडोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं द श्रिंकिंग ऑफ द ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स जब हम लोग कह सकते हैं कि एक प्योर यू कह सकते हैं टर्जिट फ्लैसिड टर्जिट जो ग्रेप्स होते हैं उनको अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन में, किसमें, शुगर सॉल्यूशन, सर इट इज ए शुगर सॉल्यूशन में जब हम लोग रखेंगे तो इस शुगर सॉल्यूशन में रखने में क्या होगा कि ये जो आप लोगों के ग्रेप्स होंगे वो क्या हो, श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाए, ये हमने इनको रखा और आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट जो ग्रेप्स होते हैं दे बिकम श्रिंक, यानी सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सर इट इज एग्जांपल ऑफ द एक्सोऑस्मोसिस। ओके सर, तो इसके लिए हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब सर एक्सो और एंडोऑस्मोसिस हम लोग देखा, अब हम लोग यूं कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो एग्जांपल हम लोग इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़े, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस तो यही है कि जो प्लांट्स में जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर बात हम लोग करें फ्रॉम वन टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या मिनरल्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन से प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस से होता है। आप समझ रहे होंगे ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के माध्यम से सेल यानी यू कह सकते हैं सेल, एक सेल से दूसरी सेल में जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि किसी भी सेल की जो लिविंग एक्टिविटी के लिए सेल जब टर्जिट होती है यानी सेल जब स्वेल करती है तो वो कौन से कंडीशन के कारण होता है, ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस कंडीशंस या ऑस्मोसिस प्रोसेस से सेल जो होती है दे बिकम टर्जिट, वो क्या होती है, फूलती है। और यू का टर्जिट स्टेज इज कंपल्सरी फॉर द लिविंग एक्टिविटीज, यानी सेल के जितनी लिविंग एक्टिविटीज होती है उसकी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में, उसके लिए सेल का टर्जिट कंडीशन में टर्जिट होना क्या होना, टर्जिट या टर्जिट होना एक्चुअली क्या होता है, कंपल्सरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्मोसिस का इट इज हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, यानी सीड का जो जर्मिनेशन हम देखते हैं सर वो भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी वो वाटर का ऑस्मोसिस ही होता है। क्योंकि जब हम लोग सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सॉइल से क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर इनटू सीड सेल्स एंड द सीड बिकम जर्मिनेट। ओके स्टूडेंट, तो ये ऑस्मोसिस का है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस क्या होता है, प्लांट जो बॉडी होती है उसको फ्रीजिंग होने से और डेजिकेशन होने से क्या करता है, फ्रीजिंग होने यानी सिकुड़ने से या फिर उसको जमने से उसकी सेल जो होती है उनको क्या करता है, हेल्प करता है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन ऑल ऑर्गेनिज्म अलोंग विद ह्यूमन। ओके, तो हम लोग ऑस्मोसिस के हम लोग डिफरेंट वो पढ़ चुके हैं, टाइप पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सर सॉल्यूशन। सर देखो सॉल्यूशन के बिना हम लोग whenever we will not study about solution we could not या we will not discuss about osmosis and diffusion। diffusion osmosis को अगर हमने डेप्थली तरीके से स्टडी करना है तो हमें सॉल्यूशन को हमें रीड करना पड़ेगा। तो सर सॉल्यूशन क्या है, तो सर अगर बात हम करें ए सॉल्यूशन
मेनली कंटेनिंग टू सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन जो होता है उसमें मेनली टू कंटेंट्स या जो टू सब्सटेंस होते हैं वो कंटेनिंग होते हैं, यानी उसके मेनली टू कंटेंट होते हैं। वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन टू। वन इज सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, सॉल्वेंट यू कह सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में अगर बात हम कर सकते हैं वाटर, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और सोल्यूट के अगर बात भी कर सकते हैं, सोल्यूट के रूप में अगर एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं लाइक साल्ट है, सुगर, मिनरल्स, आयंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो जितने एग्जाम्पल्स होते हैं ये सभी एक्चुअली किसके एग्जाम्पल्स है? सोल्यूट के। अब सोल्वेंट क्या होता है सर? जनरली ये बात भी कर सकते हैं, ए सब्सटेंस इन विच सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व है, यानी सोल्यूट सब्सटेंस जिसमें गोले होते हैं या गोले जाते हैं उसे हम लोग सोल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर की बात हम करें सर, वी कैन टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, सर वाटर, तो सर इट इज ए सोल्वेंट। और अगर हम लोग कर सकते हैं अदर हैंड, वी टू के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस ऑफ शुगर, तो यहां पर जो शुगर है वो एक्चुअली में कौन है? सोल्यूट है, और जो ये वाटर है वो कौन है? सॉल्वेंट। तो हम लोग जो सॉल्वेंट यानी सोल्यूट जो चीनी या शुगर उसको जब इसमें डिसॉल्व करते हैं तो यू कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहां पर एक सॉल्यूशन का क्या होगा? फॉर्म होगा। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे हुआ? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व या घोला जाता है, और सोल्यूट यू कह सकते हैं ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जिससे सॉल्वेंट में डिसॉल्व या घोला जाता है। तो इसके एग्जांपल आप देख चुके हैं। तो देयर आर टू टाइप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टू टाइप हो सकते हैं। वन इज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा? सॉल्वेंट और जो सोल्यूट होंगे वो दोनों एक ही स्टेज में एक ही फॉर्म में होंगे, लाइक लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, यानी एक ही फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। ओके, और जो हेट्रोजीनियस होता है जिसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, उनमें क्या होता है? सोल्यूट और जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अमाउंट में भी डिफरेंट होते हैं और उनकी जो स्टेज होती है, कंडीशंस होती है, वो अलग अलग फॉर्म में होगी। तो हम लोग कोलाइडल, जैसे हम लोग हनी की बात हम कर सकते हैं, तो हनी इज एग्जांपल ऑफ द कोलाइडल एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन की टाइप पढ़ चुके हैं। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो अमाउंट होता है उसके बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात हम करें तो पहला अगर बात हम यहां पर करें डाइल्यूट सॉल्यूशन, सर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, सेकंड dilute and second is concentrate solution. Okay, tanu-villain and sandru-villain। tanu-villain की बात हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर उसमें अगर बात हम करें, इसमें अगर मेन कंटेनर की बात हम कर सकते हैं, देयर आर टू कंटेंट्स आर occur in solution mainly, one is solvent and second is solute, विलायक और विलय, और ये कौन है? विलयन। ओके, तो डाइल्यूट उसे बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्यूट के अमाउंट से क्या हो? ज्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट अगर ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, और डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है सर, जनरली डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की बात हम करें उसी को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये भी आपको समझ लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का डेफिनेशन अभी मैं आपको और बता दूंगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसे बोलते हैं यू कह सकते हैं ए सॉल्यूशन विच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यू कह सकते ऑस्मोसिस प्रेशर कंपेयर टू सेल, ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ सेल। ये हालांकि थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, इसको आप इस प्रकार समझ। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिसका ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है? लेस होता है, यानी कम होता है कंपेयर टू ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ सेल सेप्स। कोशिका के ऑस्मोसिस प्रेशर से जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, और हिंदी में अगर बात हम कर सकें अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन। ओके स्टूडेंट, कंसंट्रेट की बात हम कर, सांद्र की बात हम कर सकते हैं। सांद्र ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें सोल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम हो और सोल्यूट का अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। अगर एक बेसिकली बात हम लोग करें तो बेसिकली अगर बात हम कर सकते हैं तो कंसंट्रेट का मतलब हो गया सांद्र विलयन भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं तनु विलयन। और तनु का मींस यहां पर कह सकते हैं कि ये विरल भी हो, पतला भी हो सकता है और ये डेंस हो सकता है। ओके, तो ये मेनली आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन की बात बता दिया।
और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हिंदी में अगर बात आप इससे करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, अति परासरी विलयन। तो ये विलयंस की मैंने आपको टाइप्स आपको बता दिए। तो ये आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको समझने में ज्यादा एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑस्मोसिस को समझा, ये तो आपको समझ आएगा। लेकिन ऑस्मोसिस के बाद में अगर हम लोग अगले टॉपिक की ओर जाए, प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक को भी आप लोग यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। तो प्लाज्मोलाइसिस डायग्राम एक इस प्रकार का आप लोग डेमोस्ट्रेट मैंने बता रखा है कि प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअल में सर अगर बात हम करें एक्सोऑस्मोसिस का ही प्रकार है। और इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि जब किसी एक सेल को, एक टर्जिड सेल को, यानी फूली हुई या फ्रेश सेल को, किसी प्लांट सेल को जब हम लोग किसी एक जनरल सी बात यूज कर सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो उस सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कम आउटसाइड द सेल, यानी आउट कोशिका से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, सिकुड़ना यानी श्रिंक स्टार्ट होगा और वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म जो है यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के साथ, किसके न्यूक्लियस के साथ कोशिका के एक कॉर्नर में, यानी कलेक्ट इन ए कॉर्नर ऑफ सेल, यानी कोशिका के एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ प्लाज्मो, यू कैसे प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। इसको एक बार मैं वापस समझा दूं कि सर जीव द्रव्य कुंचन एक्चुअल में सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये एक लिविंग सेल के अंदर, यानी लिविंग सेल में ही इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, लिविंग सेल में ही इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, सबसे पहली बात। और सर प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअल में अगर बात हम करें तो सर इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, यानी ये एक बहिर्प्रासरण का उदाहरण है। और इसको जनरल अभी मैंने बताया कि एक्सोऑस्मोसिस कब होगा, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, और अभी मैंने बताया हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वही अभी आप लोगों ने क्या लिखा था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं, ओके सर, वी कैन टेक ए ट्रेडेस्केंसिया एंड वैलेसनेरिया, यानी हम लोग वैलेसनेरिया की या ट्रेडेस्केंसिया की अगर यूं कह सकते हैं कि लीफ के अंदर एक सेल लेते हैं, उस सेल को व्हेन वी डिप्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट या प्रोटोप्लाज्म बिकम श्रिंक्ड एंड सेपरेट विद सेल वॉल, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है ये आप लोगों की जो सेल आप देख पा रहे हैं ये तो एक्चुअली कौन सेल है सर, इट इज ए टर्जिड। टर्जिड मींस होता है सर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, टर्जिड फुली हुई फ्रेश सेल है और ये आफ्टर द प्लाज्मोलाइसिस। ओके, मैंने दो डायग्राम बनाए, लेकिन हम लोग वी कैन टेक मोर टू डायग्राम, हम लोग दो से ज्यादा डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, अब टर्जिड सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मींस क्या होगा कि जो एक्चुअल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक्चुअल में कौन है, वैक्यूल्स हैं सर। ये मैं आपको बता दूं सर, इट इज अ सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की अगर बात हम लोग करें सेल वॉल, और ये कौन है पूरा आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली कौन है, वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स रेटिका है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या होगा, इस सेल को जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या होंगे, बाहर आएंगे ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे और प्रोटोप्लाज्म बिकम श्रिंक्ड, यानी सिकुड़ना शुरू होगा एंड स्टार्ट सेपरेट विद सेल वॉल। जीव द्रव्य जो होगा वो सेल वॉल से क्या होगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका अगर डायग्राम एक डायग्राम और अगर मैं लेना चाहूं तो वो डायग्राम हम लोग और इस प्रकार भी हम लोग लेकर समझ सकते हैं, इसकी वजह से आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप देख रही है ये प्रोटोप्लाज्म ये सेपरेट होना शुरू हो रहा है। ओके, और लास्ट कंडीशन की बात हम कर सकते हैं, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो एक्चुअली क्या होगा, कलेक्ट इन ए कॉर्नर ऑफ सेल, सेल के कोने में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन और ये लास्ट कंडीशन। लेकिन जैसे प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होता है
ऐसे सेल को, यानी इस सेल को तो बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, एंड इट इज प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन एक यूं कह सकते हैं कि इनिशिएट की बात हम कर सकते हैं, यानी प्रारंभिक जो प्लाज्मोलाइसिस होता है उसको बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। यानी स्टार्टिंग में जब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म जो स्टार्ट होता है श्रिंक करना, यानी सिकुड़ना जब स्टार्ट होता है, तो ऐसे प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं इंसिपिएंट, यानी प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। ओके सर, तो जीवद्रव्य कुंचन को आप लोग समझ गए कि जब किसी सेल को, एक टर्जिड सेल को जब हम लोग एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं, रखते हैं, कैप या पुट करते हैं, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सोऑस्मोसिस के वजह से बाहर निकलना शुरू होंगे। यानी कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मूव outside the cell due to exoosmosis, and protoplasm becomes shrinked and separate with cell wall and collect in a corner of cell, यानी वो कोने में इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। अगर हम लोग इंसिपिएंट, यानी कह सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। अगर हम लोग इंसिपिएंट यानी इसी कंडीशन में, इसी सेल कंडीशन में, जब उसमें स्टार्ट ही हुआ है, पूरा प्लाज्मोलाइसिस पूरा कंप्लीट नहीं हो, उसके पहले ही अगर हम लोग इस इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइज्ड सेल को यदि हम लोग वापस से हाइपोटोनिक वापस से हम कौन से सॉल्यूशन में? डाइल्यूट भी कह सकते हैं, या फिर वाटर, या फिर सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, वापस अगर हम लोग उस सेल को जो अभी स्टार्ट हुई है, उस सेल को यदि हम लोग वाटर में या वाटर मॉलिक्यूल्स में, या सॉल्वेंट, या फिर डाइल्यूट, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं, तो सेल बिकम, यानी वापस से सेल क्या होगी? टर्जिड होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें वाटर पार्टिकल जो होंगे वो वापस से सेल में क्या होंगे? एंटर करना शुरू कर जाएंगे। कहां से? सॉल्वेंट से। यानी अगर हम लोग ये सिंपल बात यूं कर सकते हैं, ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है? प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हो गया। इसको हमने जब डेप्ट किया तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसकी सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल जो सेल वॉल होती है वो तो पेरिमेबल होती है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि सेल वॉल की जो पेरिमेबिलिटी होती है वो कंप्लीट पेरिमेबल होती है, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड दोनों के लिए पेरिमेबल होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल का तो कोई इसमें किसी प्रकार का रोल ही नहीं है डिफ्यूजन में या सॉरी ऑस्मोसिस। ओके, तो वाटर पार्टिकल्स entered in the cell from the outside, from the solvent. ओके स्टूडेंट, और जिसकी वजह से सेल क्या होगी? वापस क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, तो ये तो कौन है? प्लाज्मोलाइसिस, और ये कौन है? डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी द्विजीवद्रव्य कुंचन। अब इसका जीवद्रव्य कुंचन का इंपॉर्टेंस अगर हम लोग बात करें, तो सर जीवद्रव्य कुंचन का सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंस अगर बात हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात तो है कि सर प्लाज्मोलाइसिस ओनली डेमोन्स्ट्रेट या ऑब्जर्व इन ए लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल में हो सकता है। सेकंड, इसी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस से जो एक्स्ट्रा जो वीड्स यू कैन ग्रो कर जाते हैं, अगर बात यू कर सकते हैं कि हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ कई एक्स्ट्रा जो वीड्स खरपतवार है वो ग्रो कर जाते हैं ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग, क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम लोग खरपतवार कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो खरपतवार होते हैं उनको हम लोग क्या कर प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस से हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल बता सकते हैं कि अगर किसी क्रॉप या किसी प्लांट के साथ अगर एक्स्ट्रा वीड्स है, तो उसके अगर हम लोग उसमें वहां पर कौन सा सॉल्यूशन मैंने बता दिया था अभी मैंने यहाँ पर लिखा था हाइपरटोनिक, यानी नमक का घोल बना ले। और नमक का घोल बनाने के लिए डेफिनेटली क्या होगा? पानी हम लोग सॉल्वेंट के रूप में लेंगे और उसके अंदर सॉल्ट हम लोग मिला देंगे, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा सर? इससे हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक सेल का मतलब होता है उस प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उससे इसका अगर बात हम करें, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक, वो डिपेंड करता है कि हम उसका कंपेयर किसके साथ करें। तो कंपेयर यहां पर क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग कोई सेल ले रहे हैं, हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मैं समझा दूं, अगर किसी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, डेफिनेटली सेल में जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से होगा। तो यदि किसी सेल के और हर सेल के सॉल्यूशन का कोई ना कोई ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, और ऑस्मोसिस प्रेशर होता है प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब एक वो प्रेशर है
जो एक्चुअल में कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को हम सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं। और ये आप लोग जनरली जान सकते हैं कि प्लांट जो सेल्स होती है वो सॉल्वेंट से डिफरेंट होती है और वो सेपरेट होती है बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो जब किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है बाय द सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन से, तो वहां पर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब एंडोऑस्मोसिस से सेल में एंटर करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पर वाटर मॉलिक्यूल जो मूवमेंट करके अंदर की ओर जा रहे हैं, सेल के अंदर जो अंदर की ओर मूवमेंट करके वाटर मॉलिक्यूल्स जब अंदर एंटर करते हैं ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ये ध्यान देना। तो वाटर पार्टिकल्स के द्वारा या वाटर पार्टिकल्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक विशेष प्रकार का एक प्रेशर प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये प्रेशर जो होता है वो एक्चुअल में कब होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्ड इन द सेल, जब एंटर करते हैं तो ऐसे में सेल मेम्ब्रेन पर एक विशेष प्रेशर प्रोड्यूस होता है और वो प्रेशर क्या करता है, इन एंडोऑस्मोसिस वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल में एंटर से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है। उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस प्रेशर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो समझेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सेल के सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके स्टूडेंट, ये और कोई सॉल्यूशन हम लोग बात करते हैं जो सेल के बाहर है, जिसमें हम लोग किसी सेल को डिप्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एक बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, इसको समझा। इस सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, आप समझिए इसको। इस सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई ऑस्मोसिस प्रेशर होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रेशर को अगर हम लोग बात करें तो सर ऑस्मोसिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूट इन विच प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। यानी किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट का जो अमाउंट होता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होते हैं, सोल्यूबल पदार्थ होते हैं, उनके अमाउंट पर डिपेंड करता है। ये ध्यान दें, उनके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट ज्यादा होगा, यानी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसको समझेंगे। तो ऑस्मोसिस प्रेशर का सॉल्वेंट से यानी सॉल्वेंट से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर आप जानते हैं, प्योर वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर वहां पर सोल्यूट का अमाउंट अगर जीरो है तो वहां प्योर सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस प्रेशर विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट, ये समझेंगे आप लोग। तो आप इसको समझे। तो अगर हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर ये कोई सॉल्यूशन है और अगर ये सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस प्रेशर सेल के सॉल्यूशन के ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ये ध्यान देंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझिए आप, जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर सेल के सॉल्यूशन के ऑस्मोसिस प्रेशर से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे हाइपर, और कम हो तो हाइपो। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, और हाइपोटोनिक जो होता है डायल्यूट होता है। तो हम इसको और समझ लेंगे। तो इससे आप लोग कंपेयर करके आप लोगों ने यहां पर समझ लिया होगा कि ऑस्मोसिस और जो प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में सेल सॉल्यूशन और जो सेल के बाहर जो सॉल्यूशंस है उसके ऑस्मोसिस प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि वहां पर ऑस्मोसिस हो, एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ा एंड प्लाज्मोलाइसिस भी पढ़ा एंड डेप्लाज्मोलाइसिस, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस में बता दिया कि इसके द्वारा हम लोग किसी सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। एक जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं खरपतवार, उनको हम लोग डेस्ट्रोय कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग जनरली सर हमारे जब भी हम लोग कर सकते हैं व्हेन वी फील इन, अगर हमारे गले के अंदर किसी प्रकार का अगर हम लोग इच होती है, खास होती है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नमक के क्या करते हैं, गॉगल करते हैं, गरारी करते हैं। तो नमक एक्चुअली में क्या होता है, पानी में नमक डालकर हम लोग पानी को हम लोगों ने क्या बना लिया, हाइपरटोनिक यानी सांद्र विलयन बना लिया। तो सांद्र विलयन की गरारे हम करेंगे तो हम जानते हैं कि जो भी कभी गले में अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन अगर हुआ होगा तो वो सर ड्यू टू वायरस या मे बी बैक्टीरिया, किसी ऑर्गन होते हैं, तो वो वायरस और जो बैक्टीरिया होंगे उस कंसंट्रेट विलेन की वजह से क्या उनमें क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा, और प्लाज्मोलाइसिस से वायरस या जो ऑर्गेनिज्म होगा, पैथोजेंस होगा, वो क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है, और हमें विद इन 1 to 2 days में हमें क्या रिलीफ मिल जाता है। सर इट इज इंपोर्टेंस ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस।
लाइसेंसिंग। तो स्टूडेंट इसको